हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है हमारे इकोनॉमिक्स का, दैट इज बिजनेस साइकिल, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपको इंट्रोडक्शन में ही एक इमेज दिख रहा है ना, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस ग्राफ। और अगर हमने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया और इसकी चीजें समझ ली, बैकग्राउंड समझ लिया, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये क्या है? ये है आपका बिजनेस साइकिल। अब आपको भी पता है, आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि कुछ बिजनेसेस होते हैं जो अपनी पीक पर होते हैं, कभी बहुत अच्छे कर रहे होते हैं और फिर सडनली यहाँ पर बहुत लॉस में आ जाते हैं, फिर दोबारा से ग्रो करने लग जाते हैं, है ना? तो इस तरह की चीजें देखी होंगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे फ्लिपकार्ट का ले सकते हैं, है ना? तो हुआ क्या फ्लिपकार्ट के साथ? फ्लिपकार्ट ने धीरे धीरे ग्रो किया और काफी पीक पर चला गया, फिर काफी खराब हो गया था, बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लग गए थे, कस्टमर सर्विसेज अच्छी नहीं थी। एंड अगेन यहाँ पर दोबारा से फ्लिपकार्ट एक अच्छी पोजीशन में आ गया है, ऑल्दो उतना फेथ नहीं यहाँ पर अपने कस्टमर्स का जनरेट किया, बट फिर भी काफी अच्छी सिचुएशन में आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं स्नैपडील का। स्नैपडील आप लोगों को पता होगा शायद से। तो स्नैपडील भी ना फ्लिपकार्ट की तरह एक ई कॉमर्स कंपनी था। तो जब अमेजोन आया था मार्केट में, उसके बाद में फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील जो है वो इंडिया में भी काफी फेमस हुए थे। तो स्नैपडील काफी यहाँ पर अच्छा ग्रो कर अपनी पीक पर गया एंड देन सडनली यहाँ पर एकदम उसका फॉल आ गया। तो हम ना हर बिजनेस में क्या होता है, हर बिजनेस में एटलीस्ट ये तो होता ही है कि वो अपनी पीक ग्रोथ पर आता है ना? और पीक ग्रोथ के बाद में उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है एंड सम बिजनेसेस यहाँ पर जो कि इस पूरी सिचुएशन को झेल पाते हैं, इस पूरे के पूरे जो फॉलिंग पीरियड होता है इनका, तो फिर वो दोबारा से यहाँ पर रीग्रो कर जाते हैं। तो आज हम लोग इसी सारी चीज को पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक बिजनेस साइकिल में आखिर कितने फेजेस यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे इंट्रोडक्शन के साथ में। तो बिजनेस साइकिल क्या हुई? एक तरीके से जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें होने वाली फ्लक्चुएशंस हुई, है ना? अब इसको हम अगर बात करें कंट्री के टर्म्स में, तो कंट्री के टर्म्स में हम इसे कैसे मेजर करेंगे? जीडीपी के टर्म्स में मेजर करेंगे, है ना? तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि भाई जीडीपी कैसा आ रहा है, या हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितना है लोगों का, या फिर हम इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। और भी बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि भाई कोई भी कंट्री का यहाँ पर किस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा है, या इकोनॉमिक फेज में वो कौन से वाले में है। तो पैटर्न जो है यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का, ये हम बिजनेस साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। रिदमिक फ्लक्चुएशन हो रही है, रिदमिक हो रही है ये, है ना? इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो सारी एग्रीगेट हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन सबको लेकर देखेंगे कि भाई यहाँ पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या बिजनेस हमारी जो साइकिल्स हैं वो हम देख रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहे हैं, क्या क्या कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं। अब ट्रेड साइकिल जो है वो यहाँ पर पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड, गुड्स ट्रेड यहाँ पर जब होगा जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रो कर रही हैं, ठीक है? तो प्राइसेस राइज करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में जो बैड ट्रेड कैरेक्टराइज हो रहा था बाय फॉलिंग प्राइसेस, वो कम होगा। लेकिन फिर ये ऑल्टर भी करने लगेगा। ऑल्टर मतलब एक बार तो हम यहाँ पर पहुंच गए, फिर धीरे धीरे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगा, है ना? इकोनॉमी डाउन जाने लगेगी, फॉलिंग प्राइसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से ही एक बिजनेस साइकिल हमारी बनती है। तो जो ऑल्टरनेट एक्सपेंशन हो रहे हैं, पहले एक्सपेंशन फिर कॉन्ट्रेक्शन, या फिर पहले कॉन्ट्रेक्शन देन एक्सपेंशन देन कॉन्ट्रेक्शन देन एक्सपेंशन, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑल्टरनेट साइकिल्स चल रही हैं। तो ये मैनिफेस्ट की जाती है इन फ्लक्चुएशंस इन मेजर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। तो इसमें आपका जीएनपी आ जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट आ जाता है और इनकम आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं ये रिकरेंट है। रिकरिंग मतलब होता है जो बार बार हो रहा है, अगेन एंड अगेन इट इज हैपनिंग, इट इज रिपीटिंग। और यहाँ पर ये आपका पीरियोडिकली हो रहा है। कि पीरियोडिकली कैसे? ओवर 5 years हमने देखा वी वर ग्रोइंग, देन वी सॉ कि भाई यहाँ पर सिचुएशन काफी खराब होने लग गई। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर सिचुएशंस देखने के लिए मिलती हैं। तो दे अकर अगेन एंड अगेन बट नॉट ऑलवेज एट रेगुलर इंटरवल्स। पीरियोडिकली डेफिनेटली हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ये 5 साल अच्छे कर तो अगले 5 साल खराब जाएंगे। हो सकता है 12 साल अच्छे जाए और फिर 7 साल खराब जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर लेंथ भी सेम नहीं होती है। तो कुछ बिजनेस जो होते हैं वो लॉन्ग और लास्टिंग होते हैं फॉर सेवरल इयर्स। फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू टेक Amazon.com, है ना? या फिर यू कैन टेक मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन द इंडस्ट्री व्हिच आर गोइंग गुड एंड डूइंग गुड। ओके, एक एग्जांपल ना एडटेक का लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगा।
तो आपको पता है एलन कर ना एक यहाँ पर कोटा में इंस्टीट्यूट है, माइट बी मैनी ऑफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम देयर, तो ये ना अभी भी काफी अच्छा चल रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पीक पर है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर अपना ग्रो कर रहा है, अच्छे से चल रहा है। ओके, देन यहाँ पर आता है बायजूस, फिर आया फिजिक्स वाला, है ना, पीडब्ल्यू आया, इसके अलावा अनअकैडमी आया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए। अब हमने देखा ना कि बायजूस तो अभी कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है ना, पीडब्ल्यू अपनी काफी अच्छी ग्रोथ उसमें चल रहा है, आईपीओस ला रहे हैं ये लोग, एंड बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर ओके फाइन, कुछ कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, बट वी विल नॉट गो इनटू दोस थिंग्स, हमें पढ़ाई करनी है, समझना है। देन वी सॉ अनअकैडमी, अनअकैडमी बहुत अच्छा राइज किया, देन फॉल किया, फिर सबको लगा कि नाउ इट इज आल्सो गोइंग टू डिसअपियर, बट वो डिसअपियर नहीं हुआ, वो स्टेबल हो गया। अभी किसी एक टाइम पर वो ग्रो करना भी शुरू कर देगा धीरे धीरे। तो इसी तरीके से हर एक बिजनेस यहाँ पर अपनी खुद की, जैसे हम इंसान होते हैं ना, दुख सुख साथ चलते हैं, बिजनेस साइकिल भी दुख सुख है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो रहा है, कभी ये ग्रो कर रहे हैं, कभी ये डाउनफॉल देख रहे हैं। तो बिजनेस साइकिल्स यहाँ पर या पीरियोडिक बूम्स या स्लम्प्स जो हो रहे हैं, बूम होता है एकदम से बूम हो जाना ना, बिजनेस बूम करता है ना, इकोनॉमी बूम कर रही है तो मतलब बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं एक साथ, और फिर यहाँ पर स्लम्स आ रहे हैं, भाई थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो ये हमारे पास में अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स देखे जा रहे हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स में। तो एक फिजिकल यहाँ पर जो टिपिकल बिजनेस साइकिल है, इसके पास 4 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। अब वो 4 डिस्टिंक्ट फेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले लोगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन है कि बिजनेस भाई बहुत प्यारा ग्रो कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो कंट्री भी यहाँ पर हो सकता है, हम कंट्री को लेंगे तो कंट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, फिर यहाँ पर अपने पीक पर पहुंच गए, पीक जहां पर हाईएस्ट आपने रिवेन्यूज जनरेट करे हैं, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट है, हाईएस्ट जीडीपी है, सब एकदम यहाँ पर आपका टॉप पर चल रहा है, तो इसको हम पीक बूम या प्रोस्पेरिटी कुछ भी बोलते हैं। फिर धीरे धीरे हो सकता है कि यहाँ पर पीक अचीव कर ली, अब धीरे धीरे हम यहाँ पर क्या हुआ, डाउनफॉल शुरू हो गया, तो ये हो गई हमारी डाउन साइजिंग या फिर रिसेशन जिसे हम बोल देते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, डाउन स्विंग भी बोलते हैं इसको। देन यहाँ पर आता है आपका ट्रफ फेज। अब ट्रफ क्या होता है, जैसे पीक है ना, पीक पे हम सबसे बड़ी ग्रोथ पर हैं, ट्रफ हमारी सबसे लोएस्ट टाइम है, सबसे बुरा टाइम चल रहा है ये, फिर यहाँ पर डिप्रेशन देखने के लिए मिला, उसके बाद फिर हम ग्रो कर जाते हैं, है ना। तो 4 फेजेस जो बिजनेस साइकिल के हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, पीक, ऐसी हमारी साइकिल होती है लाइफ की, है ना। तो मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम ओनली, कुछ लोग बैंकिंग से रेगुलेटरी में आ रहे हैं, कुछ यूपीएससी से आ रहे हैं, कुछ ने शुरू ही रेगुलेटरी से किया है। अब आप एज एन एस्पिरेंट ना यहाँ पर अपनी 2 से 3 साल की जर्नी अगर देखोगे, अगर आपको यहाँ पर 2 से 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं या हो जाएंगे एज एन एस्पिरेंट, यहाँ पर आपको जॉब हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में लग जाए, तो भी हर एक सिचुएशन में आपके पास में ना अपनी लाइफ का जो ग्राफ होगा वो भी बहुत रफ हो, बहुत अच्छा, हर तरह का मिक्स होगा, सेम चीज यहाँ जा रही है। तो फिगर हमारी किससे स्टार्ट हो रही है, विद रफ, ठीक है, कहाँ पर है, अभी मान लो आप एक सिचुएशन लेकर चलो, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी ऐसे जिनको बिल्कुल कॉमर्स नहीं आता, तो मैं बोलूंगी आप अपने अभी कौन से पीरियड में थे जब मेरे पास आए, आप थे ट्रफ पीरियड में, जहां पर ओवरऑल आपको कुछ भी नहीं आता था, आप अपने लोएस्ट लेवल पर थे व्हेन कम्स टू कॉमर्स, अकाउंटेंसी और समथिंग लाइक दैट, फाइनेंस वाले फेज में। मैं ऐसा एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे लोगों को हो सकता है मुझसे भी थोड़ा ज्यादा आता हो। ओके, फिर यहाँ पर अब जैसे जैसे आपने पढ़ाई शुरू की, ठीक है, तो आपके दिमाग ने क्या किया, चीजों को सीखना शुरू किया, तो आप धीरे 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 ग्रो कर रहे हो। तो प्रोडक्शन यहाँ पर जैसे हमारा हो रहा है, वैसे ही अब देखो प्रोडक्शन होगा तो बिजनेसेस जो हैं वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी एक्सपेंड होगा, फिर इकोनॉमी जो है वो आपकी रिवाइव होनी शुरू हो जाएगी, एंड ये आपकी एक्सपेंशन पाथ पर चल पड़ेगी। तो क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो इंडेफिनेटली तो चल नहीं सकता, तो यहाँ पर आप अपनी पीक पर आ जाओगे, और इकोनॉमी जो है फिर इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन या ये जो डाउन टर्न है, ये हमारा लोएस्ट टर्निंग पॉइंट तक भी आ सकता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ से ही ग्रो कर जाएं कुछ बिजनेसेस, ऐसा नहीं है सारे बिजनेस डाउन पर ही एकदम पीक लोएस्ट पॉइंट पर ही आते हैं, बट ये यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन कब तक चलता है, जब तक ये अपने लोएस्ट टर्निंग पॉइंट पर नहीं आ रहा, जरूरी नहीं है पीक ट्रफ के बराबर हो के। तो हाउ एवर यहाँ पर कुछ टाइम रहने के बाद में इकोनॉमी जो है वो फिर से रिवाइव करनी शुरू हो जाती है और एक नई साइकिल शुरू होती है।
इसके लिए अगेन यहाँ पर हम ले लेते हैं अपने नेबर कंट्रीज का, श्रीलंका का ले लेते हैं, या फिर हम वेनेजुएला का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत सारे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनका हमने इकोनॉमी यहाँ पर देखा कि बहुत टफ फेज से ग्रो करना शुरू किया ब्रिटिशर्स के बाद में, फिर अपने टफ फेज में आ गए एंड देन यहाँ पर अगेन दे हैव रिवाइव्ड देमसेल्व्स। तो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन फेज क्या है, जब इंक्रीज हो रहा है हमारे नेशनल आउटपुट में, हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विजिबल्स एंड इनविजिबल्स दोनों का, तो बहुत अच्छे से हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ रहा है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ गई तो एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, तो सेल्स यहाँ पर बढ़ रही हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं और बैंक क्रेडिट भी यहाँ पर काफी अच्छे जा रहे हैं। अब बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो ऑफकोर्स बैंक से लोन लेंगे, राइट। तो एक्सपेंशन में हम क्या देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब हमारे जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। अब यहाँ पर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मैंने 1 साल के लिए ड्रॉप लिया है, ना मैं जॉब कर रही हूँ, ना मैं बिजनेस में सॉरी मैं कॉलेज जा रही हूँ, अभी सिर्फ 1 साल के लिए मैं पढ़ाई करूंगी, ऐसा मैंने डिसाइड किया। तो इन दैट केस मेरा हो गया वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री है, मैं जॉब तो करना चाहती हूँ, मैं काम तो करना चाहती हूँ, बट मुझे काम नहीं मिल रहा। तो ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये करेंटली एकदम जीरो के पास पहुंच गया। और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो या तो फ्रिक्शनल है कि भाई चेंजेस आ रहे हैं कुछ जॉब्स में, अब जैसे कंप्यूटराइज्ड हो गई चीजें, अब जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता तो उनको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है, या फिर वर्क सस्पेंड कर दिया गया, लोगों ने स्ट्राइक कर दी अपनी फैक्ट्रीज में ड्यू टू इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर, या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, भाई कंपनी जो है वो पूरी की पूरी अब जैसे एआई की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें ऑर्गेनाइजेशंस में, इकोनॉमीज में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से आ रही है। देन आती है बात प्राइसेस एंड कॉस्ट, जो कि हमारी इवन फास्टर ग्रो कर रही हैं। तो गुड अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट अकर्स, डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो राइज। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्रीज देख रही है, ठीक है, हमारे खुद के इन्वेस्टर्स तो देख ही रहे हैं कि भाई देखो इंडिया ग्रो कर रहा है, दूसरी कंट्रीज भी देख रही है कि अच्छा ये ग्रो कर रहे हैं, तो वो लोगों ने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे दिसंबर में जब ट्रम्प की गवर्नमेंट आई और बाइडेन की गवर्नमेंट गई थी, जो बाइडेन की, तो सबने ना एक साथ सारे इन्वेस्टर्स ने यूएस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस विल कम which will lead to the growth of economic activities in USA। तो अब वो वैसा हुआ या नहीं हुआ is a matter of discussion और debate, but I'm just telling you कि इस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने लग जाती हैं और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग देखने के लिए मिल रही है, बिजनेस में कॉन्फिडेंस आ गया है, प्रोडक्शन फैक्टर्स, इनकम, यहाँ पर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ग्रोथ रेट जो है वो इवेंचुअली स्लो डाउन कर देता है और अपनी पीक पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे हमने यहाँ से यहाँ तक तो बहुत तेज ग्रो किया, फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करना शुरू किया और हम अपनी पीक पर पहुंच। अच्छा, आरपी एकेडमी को ही ले लेते हैं। ओके, तो आरपी एकेडमी में ना मैंने आरपी एकेडमी जो पढ़ाना शुरू किया था, क्लासेस जो मैंने प्रॉपर्ली लेना शुरू किया था, आई थिंक वो मे में मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करा था। तो विद माई जॉब बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट होता है डेफिनेटली, तो मुझे भी धीरे धीरे ही आदत पड़ी है सारा पढ़ाने का इन सबका। तो यहाँ पर धीरे धीरे हमने क्या देखा कि जो मेरे पास में सब्सक्राइबर बेस है वो पूरे महीने में ना 300 बढ़ने लग गया, जो पहले मेरे पास 50-100 ऐसे बढ़ रहा था। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि तो बहुत कम है, देखो गाइस मैंने बिल्कुल ऑर्गेनिक रखा है, मेरी फैमिली में पता भी नहीं है कि आई एम डूइंग समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर ऐसा भी है। पीक की बात करते हैं, तो पीक क्या है, इट रेफर्स टू द टॉप और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस साइकिल के एकदम पीक पर पहुंच जाते हैं। और लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट्स यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है टू फाइंड, क्योंकि ये शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड एंड देयरफॉर इनपुट प्राइसेस इंक्रीज। यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर हम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए। अब इसके बाद में जो लेटर स्टेज है एक्सपेंशन की, अगर हम 2 स्टेज ले लें, ये हमारी इनिशियल स्टेज और ये हमारी लेटर स्टेज, ठीक है। तो ये जो लेटर स्टेज है एक्सपेंशन की, इसमें इनपुट्स हमारे लिए ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है,
क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड कम हो रही है और इनपुट प्राइसेस क्या होता है, लेबर का प्राइस बढ़ सकता है, लेबर ने देखा यार बिजनेस ग्रो कर रहा है, मेरी भी इनकम बढ़ाओ, मेरी भी सैलरी बढ़ाओ, है ना, तो हमारे इनपुट्स यहाँ पर बढ़ने लग गए, कॉस्ट बढ़ने लग गई। अब आउटपुट प्राइसेस जो हैं, अब यहाँ पर देखो अगर कंट्री की बात करें तो मैंने बोला ना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो चीजें महंगी तो हो ही जाएंगी। तो आउटपुट प्राइसेस जो है वो भी हमारे रैपिडली बढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है और फिक्स्ड इनकम अर्नर्स जो हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक ग्रेटर स्ट्रेन आ गया। फिक्स्ड इनकम अर्नर्स जिनको सैलरीज मिल रही हैं, उनको तो फिक्स सैलरी मिल रही है, तो उनके लिए तो दिक्कत होगी कि भाई सामान यहाँ पर महंगा मिलेगा, खरीदना है, तो अब उनकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो रही है। तो कंज्यूमर्स अब रिव्यू करने लग गए कि भाई मेरा कंजम्पशन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या चीजें हैं जो मैं यहाँ पर अपनी कट कर सकती हूँ, क्या क्या मैं यहाँ पर फालतू खर्चा कर रही हूँ। तो हाउसिंग में, ड्यूरेबल गुड्स में, ये सब हम देखेंगे और एक्चुअल डिमांड यहाँ पर स्टैग्नेट करने लग जाएगी। तो यही हमारा क्या बन गया, ये जो पीक पर हम पहुंचे, यही वो टाइम बन गया जब हमारा एक्सपेंशन एंड हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई जहां से ये यहाँ स्टेबलाइज हुई थी फॉर शॉर्ट टाइम, और फिर यहाँ पर वो रिवर्स डायरेक्शन में आएगी। कुछ टाइम तो ये रहेगी ऐसी, ठीक है, कुछ टाइम ये ग्राफ हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर धीरे धीरे कर कर ऐसे आ जाएगा। एकदम वी शेप ग्राफ नहीं बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे करके, है ना। तो ये जो टाइम है ये हमारा कौन सा है, पीक वाला है। देन आता है कॉन्ट्रैक्शन। अब जो चीज है एक्सपेंशन में उसका जस्ट ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्शन में शुरू होगा। तो पहले हम पीक पर पहुंचे, डिमांड यहाँ पर होल्ड कर गई, रुक गई डिमांड, एंड देन यहाँ पर क्या हुआ, सर्टेन सेक्टर्स जो हैं ये यहाँ पर हमने देखा कि डिमांड यहाँ पर बिल्कुल ही धीरे धीरे गिरने लग गई, पीक पर तो रुकी, यहाँ गिरने लग गई, कम होने लग गई डिमांड। फिर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉल जो हुआ हमारे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में, वो भी हमें देखने के लिए मिला। अब प्रोड्यूसर्स जो है वो इंस्टेंटेनियसली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमी जो है वो नीचे जाने लग गई है, और वो कंटिन्यू यहाँ पर एंटिसिपेट करे कि भाई यहाँ पर तो हायर लेवल ऑफ डिमांड रहेगी, और देयर प्रोडक्शन भी अपना उतना ही रख रहे हैं जितना पहले था, तो ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन उतना ही मेंटेन कर कर चलेंगे। अब कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है कि डिस्क्रिपेंसी या मिसमैच आ रहा है डिमांड और सप्लाई में। इनको पता नहीं चल पाया कि डिमांड अब कम होनी शुरू हो गई है, एकदम से तो कोई चीज नहीं पता चल रही। अब इसकी वजह से इनका प्रोडक्शन भी वैसा ही चल रहा है जैसा इस फेज में चल रहा था, और इन्वेस्टमेंट भी। अब आया यहाँ पर एक इम्बैलेंस, इम्बैलेंस आने से यहाँ पर सप्लाई जो है वो डिमांड से बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है, उसके जो दाम होते हैं वो कम हो जाते हैं, लोगों की जॉब्स जाने लग जाती हैं क्योंकि अब उतना प्रोडक्शन करना नहीं है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स में होता है इनिशियली, और स्लो पेस पर होता है, और रैपिडली यहाँ पर ये फिर सभी सेक्टर्स में स्प्रेड कर जाता है। अब प्रोड्यूसर्स यहाँ पर अवेयर होते हैं कि भाई एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट हम इंडल्ज कर चुके हैं, ओवर प्रोडक्शन हमने कर लिया है, और ये अब क्या करेंगे, अब ये होल्ड बैक कर लेंगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स की, जो हमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स का हमने डिसाइड किया था वो रहने देते हैं, कुछ टाइम बाद देखेंगे, या कैंसिल कर देंगे, या स्टॉपेज कर देंगे जो भी इक्विपमेंट्स इन्होंने यहाँ पर ऑर्डर करे थे, या टाइप्स ऑफ इनपुट जो हैं इंक्लूडिंग लेबर, हो सकता है बहुत ज्यादा हायरिंग कर रहे थे, अब धीरे धीरे ना उसको भी बंद करना शुरू कर देंगे। इसमें भी ना बहुत सारे ऐसे अटैक्स रहे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा हायरिंग्स की और फिर एकदम से बहुत ज्यादा ले ऑफ किए। तो इस तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इवन आईटी सेक्टर में आप देख सकते हैं कि बहुत बार बहुत ज्यादा ओवर हायरिंग कर लेते हैं, और ओवर हायरिंग करने के बाद देन दे रियलाइज कि ओके बहुत ज्यादा कॉस्ट जा रहा है, एंड देन दे सडनली ले ऑफ पीपल। तो इस तरीके से चीजें करते हैं, ठीक है। देन दिस अभी आप कहोगे कि यहाँ पर लेबर लॉस का क्या रोल प्ले हो रहा है, तो जाकर देखना इंडिया की लेबर लॉस कितनी स्ट्रांग है इस सिचुएशन में। इंडिया से मतलब फॉरेन वगैरह में तो एटलीस्ट दे पे यू समथिंग, बट इंडिया में नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ना यू मस्ट हैव अ जॉब इन हैंड, तो ऐसा वाला सिचुएशन है इंडिया में। दिस इन टर्न जनरेट्स अ चेन ऑफ रिएक्शंस, आपका ना एक चेन ऑफ रिएक्शन जनरेट हो गया इन द इनपुट मार्केट्स, और जो प्रोड्यूसर्स थे कैपिटल गुड्स के एंड रॉ मटेरियल्स के, वो अब क्या कर रहे हैं, वो कैंसिल या कर्टेल कर रहे हैं अपने ऑर्डर्स को। हमने देखा कि भाई अब यहाँ पर जो कि हमारा रॉ मटेरियल से फाइनल गुड में प्रोसेसिंग हो रही थी, अब जब फाइनल गुड ही नहीं बनाओगे तो रॉ मटेरियल भी कम ऑर्डर करोगे, लेबर भी कम हायर करोगे, हो सकता है मशीनरीज वगैरह ऑर्डर कर रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे, उस पर भी रोक लगा दो।
तो यहाँ पर अब हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, रिसेशन देखने के लिए मिल रहा है। अब हमारी जो इनपुट डिमांड है वो भी क्या कर रही है, वो भी डिक्रीज हो रही है, और क्योंकि इनपुट डिमांड डिक्रीज हो रही है, इट विल पुल इनपुट प्राइसेस डाउन। ये अपने साथ में पुल कर रही है, याद रखना, पुल एंड पुश याद रखा करो, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहा है अगर इनपुट डिमांड में, तो इट इज पुलिंग डाउन द प्राइसेस एज वेल। देन वी विल सी दैट इनकम ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्लाइन। तो यहाँ पर जो हमें इनकम मिल रही थी वो भी कम हो रही है, वो भी दोनों सेगमेंट्स के लिए, एंड इससे हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल आप देखना, कभी बहुत अच्छा सेल होता है, माय फादर इज अ बिजनेसमैन सो आई विल टेल अबाउट हिम। तो व्हेन वी गेट अ वेरी गुड इनकम, जैसे अभी दिवाली सीजन चल रहा है तो वी विल हैव अ गुड इनकम एंड एवरीथिंग, तो हम क्या करेंगे ना, फिर यहाँ पर एक छोटा सा एक्स्ट्रा सामान जरूर परचेज करेंगे, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर उसको आप एक इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, समथिंग कुछ भी बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर गोल्ड वोल्ड कुछ खरीद लेते हैं, तो ऐसा कुछ कुछ होता है। मतलब आई एम फ्रॉम अ बनिया फैमिली, तो हमारे यहाँ ऐसा ही कुछ कुछ होता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द कास्टिज्म से, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो क्या करेंगे, गोल्ड खरीद कर ले आएंगे, है ना। अब यहाँ पर फिर एक टाइम आता है जब बिल्कुल कोई बिजनेस खास होता नहीं है, ऑफ सीजन चल रहा होता है, तो उस टाइम पर ना व्हाट विल हैपन, ही विल जस्ट कीप टेलिंग अस कि अरे अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं खरीदना है, अभी ये नहीं करना है, अभी वो नहीं करना है। तो वो ऐसे ना एक सिचुएशन चलती रहती है। तो जैसे यहाँ पर हमारी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ जाती है, जैसे जैसे हमारी इनकम कम होती है वैसे वैसे हमारी डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। कुछ कुछ हम ना लेविश गुड्स में कर लेते हैं, यहाँ पर डिमांड अपनी बढ़ा लेते हैं, कुछ यहाँ पर हो सकता है कि उतना कंजम्पशन का जरूरत नहीं था फिर भी कर लिया, तो इस तरह से होता है। तो कंज्यूमर्स यहाँ पर क्या करते हैं कि फर्दर डिक्रीज जो है प्राइसेस में, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और अपनी जो परचेसेस हैं उन्हें पोस्टपोन कर देते हैं। तो जब हमारी कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो कम हो गई, रिड्यूस हो गई, तो एग्रीगेट डिमांड भी गिर जाती है, और जनरली यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें फॉल देखने के लिए मिलता है प्राइसेस में। आगे समझ में। तो जैसे जैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी, डिमांड गिरेगी, डिमांड गिरेगी, तो यहाँ पर प्राइसेस भी गिर जाते हैं। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है हमारी डिमांड और सप्लाई में, ये और भी ज्यादा यहाँ पर वाइडन हो जाती है। तो प्रोसेस में हम देखेंगे कि स्पीड हमारी गैदर हो रही है और रिसेशन जो है वो हमारा सीवियर हो जाता है। इन्वेस्टमेंट्स हमारी डिक्लाइन करने लग जाती हैं, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन करने लग जाती है, जिससे फर्दर डिक्लाइन हमें इनकम्स पे देखने के लिए मिलता है, डिमांड्स में देखने के लिए मिलता है। कंजम्पशन जो है हमारे कैपिटल गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स का, उसमें भी डिक्लाइन आ जाता है। हर एक चीज ना नीचे गिरने लग जाती है जो हमारे एक्सपेंशन के टाइम पर बढ़ रही थी। तो बिजनेस फर्म्स यहाँ पर अब पैसिमिस्टिक हो गई। ऑप्टिमिस्टिक होते हो तो आप क्या सोचते हो कि यहाँ पर सब अच्छा जा रहा है, सब अच्छे से हो रहा है, तो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैसिमिस्टिक में क्या, अब हमें डर लगने लग गया कि भाई आगे जाकर क्या सिचुएशन होगी हमारी, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हमारे पास में फिर एक्सपेक्टेशन जो है, प्रॉफिट के जो एक्सपेक्टेशन है, प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस भी हमारे कम हो जाते हैं, एंड यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। अब बैंक क्रेडिट जो है वो भी हमारा धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो जो बोरोइंग्स है इन्वेस्टमेंट्स की लिए वो भी डिक्लाइन हो गई, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अब लोएस्ट पर आ गया, स्टॉक प्राइसेस गिरने लग गए, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आ गया, और डिस्पाइट इन फॉल इन वेज रेट्स, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर वेज रेट्स कम हो रहे हैं, स्टिल हम क्या देख रहे हैं कि फॉल आ गया है। तो अभी ये कब हो रहा है, यहाँ से तो चीजें शुरू हुई जब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था इनिशियल फेज में कि यार कुछ खराब हो रहा है, डिमांड कम होने लग गई है, और यहाँ डिमांड एकदम से बहुत ही खराब हो गई, बिजनेसेस की सिचुएशन बहुत टाइट हो गई, काफी परेशानी वाला टाइम आ गया, ठीक है। फिर आएंगे अब हम ट्रफ फेज में, ठीक है, ट्रफ एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन यहाँ पर ट्रफ का सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन है, ठीक है, एंड यहाँ पर एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हम इसको कैरेक्टराइज देखते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल एंड इवन इन द लाइफ, रिमेंबर वन थिंग, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे मैंने बिजनेसेस का बताया ना, वो भी कभी ना कभी ग्रो करते हैं। कभी भी डिप्रेशन फील हो रहा है ना कि भाई मेरे को डिप्रेशन है, ठीक है, तो खुद को ना पॉजिटिव चीजें बोलो, और अपने बारे में अपने दोस्तों से बात करो, या आपको जो भी लग रहा है कि भाई मेरी बातें ये लोग सुन सकते हैं, उनसे बात करो, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। अगर अपने अंदर रखोगे और सोचोगे ना कि कोई ना कोई जज कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत सारे और नेगेटिव थॉट्स आएंगे।
तो वो जो जजमेंट वाला फियर है उसे मत लेकर चला करो। और यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो हमारी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर भी हमारे रैपिडली डिक्लाइन कर रहे हैं, सब खराब हो रहा है, सब खराब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी तो अच्छा हो गई, है ना। तो डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिक्रीज कर रहे हैं, प्राइसेस अपने लोएस्ट पर हैं और डिक्लाइन कर रहे हैं रैपिडली। तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर शटडाउन हो जाएगा कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटीज का, कंपनी बंद हो रही है, इंसान नहीं बंद हो रहा है, ठीक है। इंसान के पास में टैलेंट है, वो कुछ और ग्रो कर लेगा। तो कंपनीज यहाँ पर अनेबल टू सस्टेन देयर वर्कफोर्स, अब वो वर्कफोर्स को नहीं सस्टेन कर पाएंगे, उनके पास नहीं है उतना अभी पैसा, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी माउंट कर रहा है। तो यहाँ पर जिसकी कंपनी बंद हुई उसका नुकसान, और उसके साथ साथ जिनको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया उनका भी नुकसान है। तो कंज्यूमर्स जो है उनके पास बहुत ही कम डिस्पोजेबल इनकम बची है। तो ये हमारा डिप्रेशन का एक ऐसा टिपिकल फीचर है जिसमें इंटरेस्ट रेट्स भी गिरने लग गए। अब इंटरेस्ट रेट्स कम है तो लोग यहाँ पर डिमांड जो है कि भाई हमें लिक्विड मनी होल्ड करनी है, ये इंक्रीज हो जाएगी। अब लोअर इंटरेस्ट रेट्स हैं, डिमांड फॉर क्रेडिट जो है वो हमारी फिर भी गिर रही है, क्योंकि लोगों क्या क्या करेंगे, अभी पैसा लेकर भी उधार क्या करेंगे, वो ऐसा सोच रहे हैं, और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी गिर चुका है। तो ऑफन यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है क्रेडिट की वो हमारी और ज्यादा गिर जा रही है, मतलब बैंक्स के पास भी उतना पैसा नहीं है, बैंक्स के पास भी लिक्विडिटी नहीं है कि वो हमें लोन्स दे पाए ड्यू टू पॉसिबल बैंकिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इंडस्ट्रीज यहाँ पर स्पेशली जो हमारे कैपिटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये स्वेयर कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सेस कैपेसिटी। अब इनके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड नहीं है, तो उतने प्रोडक्शन का क्या करेंगे। अब लार्ज नंबर ऑफ बैंक्रप्सीज देखने के लिए मिल जाती हैं। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन क्या होता है, कंपनी यहाँ पर रैप अप कर रही है, क्लोज हो रही है और अपने एसेट्स को बेच रही है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो जो मैग्नीट्यूड है ट्रेड का, कॉमर्स का, वो कम होने लगता है। और डेप्थ ऑफ डिप्रेशन में हम क्या देखेंगे कि जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो कहाँ पहुंच गई, वो यहाँ पर बॉटम पर पहुंच चुकी हैं, और फेज जो है वो ट्रफ का क्या है, हमने रीच कर लिया। लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है, अब यहाँ पर सुबह होनी शुरू होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिकवर करना शुरू करेंगे। अब क्योंकि रिकवर करना है तो इकोनॉमी जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही है कि भाई अब मैं जिंदगी भर तो नहीं ऐसा है कि मेरा डाउनफॉल ही चलेगा, कभी तो मेरी भी लाइफ में अच्छी चीजें होंगी। तो इट रीचेस द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉल्ड ट्रफ, और इसके बाद में ये रिकवर करना शुरू करेगी। और ट्रफ जो है वो जनरली हमारा कुछ टाइम ही चलता है, और इसके बाद में जो ये पैसिमिस्टिक हमारी थॉट्स हैं ये खत्म होने लगती हैं। तो पैसिमिज्म जो है उसका एंड होकर ऑप्टिमिज्म की तरफ हम आते हैं। तो पूरा प्रोसेस जो ये कॉन्ट्रैक्शन का चल रहा था ये हमारा रिवर्स हो गया। प्रोसेस यहाँ पर रिवर्सल का जो है वो हम लेबर मार्केट में सबसे पहले देखना शुरू करते हैं, जहां पर लेबर की डिमांड आने लगेगी। अब परवेजिव अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेस जो हैं वहां पर ये वर्कर्स को एक्सेप्ट कर रही है कि जो ठीक है, पहले आप हो सकता था कि 10 लाख रुपए में काम कर रहे थे, अब आप यहाँ पर हो सकता है 9 लाख रुपए में काम कर लो, बट काम कर लो। अब लेबर की बात कर रही हूँ मैं, तो डेली वेजर्स की बात कर लेती हूँ। हो सकता है पहले आपको बीच में 300-400 रुपए दिन के मिलने लग गए थे, अभी शायद केवल 200 मिले, बट क्योंकि यहाँ पर मैं इतने दिन से खाली बैठा हूँ, कोई काम नहीं है, तो 200 रुपए भी नहीं कमा पा रहा हूँ, तो अभी के लिए 200 रुपए भी काफी हैं। और इसी तरीके से इंडियन मार्केट में लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। इंडिया में ये एक्सप्लॉइटेशन का तरीका है, और देशों में एक्सप्लॉइटेशन का तरीका नहीं बनता ये। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी वेजेस हैं लोअर देन द प्रिवेलिंग रेट, उस पर भी लोग काम करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि घर चलाना है, सबके बच्चे हैं, फैमिली है। तो प्रोड्यूसर्स यहाँ पर एंटिसिपेट करते हैं कि जो लोअर कॉस्ट है और वो हमारे पास में एंड बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट हमें मिलने लग जाएगा, और एक समय आएगा जब बिजनेस का कॉन्फिडेंस जो है वो भी यहाँ पर क्या करेगा, वो भी यहाँ पर बढ़ने लग जाएगा और बेटर हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दोबारा से शुरू हो जाएगी और स्टॉक्स जो हैं वो भी रिबिल्ड होने लगेंगे। तो जो बैंकिंग सिस्टम है वो अगेन यहाँ पर क्रेडिट एक्सपेंड करने लगेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने लगेगी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आने लगेंगी, नई तरह की मशीन्स आएंगी, कैपिटल गुड्स आएंगी। अब यहाँ पर क्योंकि सुबह हो रही है तो क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि न्यू फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन एंड सब अच्छा हो रहा है।
एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड पिकअप कर रही है और प्राइसेस जो हैं वो भी ग्रेजुअली राइज कर रहे हैं। तो बिसाइड प्राइस मैकेनिज्म, यहाँ पर एक ये ना सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस भी बन जाता है किसी भी फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में, जहां पर जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ रही है, स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉजेस रिकवरी, एंड यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आएगा जब हम डिप्रेशन से एक्सपेंशन में पहुंचेंगे। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, इनकम इंप्रूव हो जाएंगी, कंज्यूमर्स जो हैं वो अब यहाँ पर अपने खर्चे बढ़ा देंगे, उसके बाद में यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होगा, नए बिजनेसेस खुलेंगे और हमारे पास में फिर से हम अपना एक्सपेंशन फेज में आ गए। तो एम्प्लॉयमेंट जब लेबर की इंक्रीज होती है और अनएम्प्लॉयमेंट गिरती है तो एक्सपेंशन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही होता है, इसीलिए इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ा, समझा और रोकने की कोशिश की जाती है। आगे समझ में बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल में क्या पढ़ेंगे अब हम कि भाई यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हम कौन से बिजनेस साइकिल में हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर हमने देखा था कि भाई यहाँ पर लोगों को पता करना कि भाई हम लोग का डिमांड कम हो रहा है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, एक वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए बिजनेस साइकिल्स में यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स को यूज करते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर इकोनॉमी जो है अभी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे लीडिंग इंडिकेटर्स। तो लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, जो मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर है जिसमें कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न या ट्रेंड को फॉलो करती है। तो वो वेरिएबल्स जो कि हमारे रियल आउटपुट चेंज से पहले ही चेंज होने शुरू हो जाएं, वो हो जाते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। तो ये हमारे जो हैं ये लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट से पहले पहले चेंजेस होने लग जाते हैं इनमें, जैसे स्टॉक प्राइसेस चेंज हो गए, प्रॉफिट मार्जिन हमारी चेंज हो जाती हैं, प्रॉफिट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कुछ हमारी इंडाइसेस जैसे कि हाउसिंग इंडाइस हो गया या फिर इंटरेस्ट रेट्स इंडेक्स हो गए या फिर हमारे पास प्राइसेस हो गए, ठीक है, ये भी हमारे प्रीकर्सर्स माने जाते हैं टू अंडरस्टैंड द अपटर्न्स और डाउनटर्न्स ऑफ द इकोनॉमी। सो व्हाट वी विल सी हियर कि जो वैल्यू है हमारे न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स के लिए या फिर न्यू ऑर्डर्स जो हमारे पास आ रहे हैं ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिर यहाँ पर जो बिल्डिंग परमिट्स हमें मिल रही हैं प्राइवेट हाउसेस के लिए, फ्रैक्शन यहाँ पर कंपनीज जो कि अपनी स्लोअर डिलीवरी शो करने लग जाते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का इंडेक्स कैसा चल रहा है और मनी ग्रोथ रेट हमारा क्या है, ये सभी हमारे लिए याद कैसे करी जाएंगे, लीडिंग इंडिकेटर्स की तरह, जिनको हम यूज कर यहाँ पर ट्रैक और फोरकास्ट करते हैं कि क्या बिजनेस साइकिल में चेंजेस आएंगे। तो लीडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमारे हमेशा एक्यूरेट नहीं होते, ऑल दो ये बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, प्रेडिक्ट यहाँ पर कर लेते हैं जो भी चेंजेस हैं। तो एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि भाई ठीक है, बहुत बार ये जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं ये गलत हो सकते हैं और यहाँ पर वीक्स और मंथ्स जो हैं आफ्टर अ स्टॉक मार्केट क्रैश बिफोर द इकोनॉमी बिगिंस टू शो साइंस ऑफ रिसीडिंग। तो नेवरदलेस इट मे नेवर हैपन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके पास में स्टॉक मार्केट क्रैश जो है वो इकोनॉमी के गिरने से पहले, एकदम से बेकार होने से पहले पहले हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। लैगिंग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो इकोनॉमी की जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या होती है, जैसे हमने देखा कि अच्छा पिछले 10 साल 15 साल 20 साल में क्या क्या डेटा रहा है, तो वो जो डेटा होता है उसे हम संभाल कर रखते हैं, चाहे कोई बिजनेस हो चाहे यहाँ पर कोई भी इकोनॉमी हो। तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस कैसी रही एंड यहाँ पर ऑब्जर्वेबल इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको हम लेकर चलते हैं। तो जब हमारा कोई इकोनॉमिक ट्रेंड या पैटर्न जो कि पहले से हो चुका है, अब हम बहुत बार देखते हैं ना, जैसे एक फनी एग्जांपल, चलो ये वाला नहीं देते हैं, देखो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि किसी कंपनी के साथ कुछ सिचुएशन चल रही है तो लोग बोलना शुरू करेंगे कि अच्छा सेम चीज ना उस टाइम पर भी हुई थी, तो इस कंपनी के साथ में ऐसा हुआ था, तो हमें डर है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी सेम रिजल्ट्स आएंगे। तो ये होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। तो वेरिएबल्स जो कि चेंज करते हैं आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस, इनको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। तो अगर लीडिंग इंडिकेटर्स हमारे ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल्स दिखा रहे हैं, तो लैगिंग इंडिकेटर्स जो हैं वो इन ट्रेंड्स को कंफर्म करते हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स यहाँ पर मेजर्स जो कि चेंज होते हैं आफ्टर एन इकोनॉमी हैज एंटर्ड अ पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन। तो कुछ एग्जांपल्स हैं लैगिंग इंडिकेटर्स के, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इंटरेस्ट रेट्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड कमर्शियल लैंडिंग एक्टिविटी।
तो ये सब हमारे क्या होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स आते हैं जिनको हम कंकरेंट इंडिकेटर्स भी कहते हैं। देखो कंकरेंट अगर इकोनॉमिक्स में कभी भी पढ़ोगे तो समझ जाना कि करेंट सिचुएशन, एवरीडे सिचुएशन टाइप्स का कुछ चल रहा है। ओके, तो ये हमारी बिजनेस साइकिल मूवमेंट्स के साथ में सिमिलरली चल रहे हैं, तो कोइंसाइड कर रहे हैं बहुत क्लोजली विद द चेंजेस इन साइकिल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हमारा करंट स्टेट बता सकते हैं बिजनेस साइकिल का। तो ये हमें इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में दे रहे हैं कि भाई एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन किस रेट पर हो रहा है किसी भी इकोनॉमी का। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे जीडीपी हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, आईआईपी हम लेकर चलते हैं ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन हो गया, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट प्राइसेस हो गए। तो ये सब हमारे कोइंसाइडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। आगे इतना समझ में। अब फीचर्स क्या हैं बिजनेस साइकिल के, तो डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स यहाँ पर ड्यूरेशन और इंटेंसिटी में डिफर कर रही हैं, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो कि कॉमनली एग्जिबिट करेंगी। जैसे बिजनेस साइकिल जो है वो हमारी पीरियोडिकली हो रही है। ठीक है, तो वो हो सकता है कि सेम रेगुलरिटी नहीं हो, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर हमारे जो 5 साल के हैं वो और अगले 5 साल के सेम आए, लेकिन ड्यूरेशन यहाँ पर वेरी कर जाएगी, इंटेंसिटी जो है वो भी हमारे फ्लक्चुएशंस की वेरी कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, ये जो फेज हैं ये हमारे डिस्टिंक्ट हैं। तो यहाँ पर पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, तो ये हमारी स्मूथनेस जो है वो नहीं दिखा रहे हैं और रेगुलरिटी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो लेंथ है वो भी हमारी डेफिनेट नहीं है। तो हमारे पास बिजनेस साइकिल्स जो हैं वो फ्री मार्केट इकोनॉमीज में ओरिजिनेट करते हैं, ये हमेशा परवेसिव होते हैं। ठीक है, कहीं ना कुछ हमारा चल ही रहा होगा बिजनेस साइकिल का। डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर अगर किसी एक सेक्टर में या उससे ज्यादा में हो रहे हैं तो वो दूसरे सेक्टर्स में भी बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो स्टील सेक्टर है ना, सडनली यहाँ पर कोई इशू आया तो आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड जहां पर स्टील हमारा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वहां से पर उससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग जो हमारे सेक्टर्स हैं वहां भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। तो बिजनेस साइकिल्स कैसे हैं, सिंक्रोनिक हैं। सिंक्रोनिक आपको पता है ना, वो जो साइन ग्राफ हम पढ़ते थे वैसा। तो सिंक्रोनिक का मतलब क्या है कि वो यहाँ पर आपके किसी एक सिंगल इंडस्ट्री में चेंज नहीं हो रहे या सेक्टर में नहीं, लेकिन एम्ब्रेसिंग कैरेक्टर में है कि भाई एक में अगर कोई चेंज आया तो धीरे धीरे हो सकता है दूसरों में भी आ जाए। तो डिप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन जब अकर हो रहा है साइमल्टेनियसली तो वो हमारे सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में होगा। रिसेशन जो है वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री की तरफ पास ऑन होने लग जाता है। और चेन रिएक्शन जो है, चेन रिएक्शन याद है केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एक रिएक्शन से दूसरे, दूसरे से तीसरा, ऐसे रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये तब तक चलेगा जब तक कि इकोनॉमी यहाँ पर पूरी की पूरी इन द ग्रिप ऑफ रिसेशन ना आ जाए। तो ऑल्दो जितने भी सेक्टर्स हैं वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्रपोर्शनेट वे में यहाँ पर क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहे हैं। अब एक सेक्टर बताओ ऐसा, एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर क्या है, अब यार खाना वाना तो खाओगे ही ना, सामान तो खरीदोगे, खाने का कम खरीदोगे ज्यादा खरीदोगे अलग बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं खरीदोगे। तो जितना यहाँ पर बाकी हमारी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज उसमें आई, जैसे कोविड में देखा था कि एग्रीकल्चर जो था वो नहीं आया था रिसेशन में। क्यों नहीं आया था यार, प्रोडक्शन तो हो गई ना, लोग सर्वाइव तो करेंगे बेसिक फूड पर। तो कुछ सेक्टर्स जैसे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज हो गए, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री हो गए, ये डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट हो रहे हैं। और अगर हम कंपेयर करें एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ज्यादा एडवर्सली यहाँ पर हमारा इफेक्ट हो जाता है और ज्यादा प्रोन होता है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस में। सिमिलरली जो प्रोसेस एट वर्क है हमारा, वो एक्सपेंशन फेज में प्रॉस्पेरिटी आप क्या देखोगे कि वो हमारी अलग अलग इनपुट आउटपुट रिलेशन में यहाँ पर फैलती हुई दिख रही है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर हमारे रॉ मटेरियल सस्ते हो गए है ना, तो डिमांड इनकी बढ़ने लग जाएगी, इनकी डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो भी ग्रो करेंगे, उनकी इनपुट कॉस्ट कम होगी, तो यहाँ पर फायदा हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, बिजनेस साइकिल्स जो हैं वो एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होते हैं। ये बहुत इजी नहीं है, ऐसा समझा दिया तो बस ऐसे समझ में आ जाएगा। कभी बिजनेस में अगर इतना ही आसान होता समझना तो किसी का भी बिजनेस डाउनफॉल में क्यों आता। यहाँ पर यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉजेस नहीं होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो बहुत वेरिंग होते हैं नेचर में, और यहाँ एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। रेपरकशंस जो आ रहे हैं बिजनेस साइकिल्स के, जो नुकसान हो रहे हैं
वो भी हमें सभी इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर फील करने के लिए मिल रहे हैं, जैसे आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस लेवल्स, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ये हमारे जो हैं ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। बिजनेस साइकिल्स कैसी होती है? कंटेजियस होती है नेचर में। कंटेजियस क्या होता है? जैसे कोविड था ना कि फैल गया इन्फेक्शन यहाँ पर सब जगह, तो कंटेजियस जो कांटेक्ट में आकर आप यहाँ पर स्प्रेड हो जाते हैं इन्फेक्शन। और इंटरनेशनल होती है कैरेक्टर में, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो यहाँ पर यूएस से शुरू हुई थी कहानी, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गई थी। तो यहाँ पर ये एक कंट्री से शुरू होते हैं और दूसरी कंट्रीज में यहाँ पर स्प्रेड होते चले जाते हैं थ्रू ट्रेड रिलेशंस। तो ग्रेट डिप्रेशन हमारा 1930s में जो यूएसए में हुआ और ग्रेट ब्रिटेन में, इन्होंने भी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज को अफेक्ट किया था। तो बिजनेस साइकिल्स जो है इनके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट आ जाओ, कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स। तो ये हमारे क्यों होते हैं? ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस या इंटरनल कॉजेस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इंटरनल कॉजेस या एंडोजीनस फैक्टर्स जो हैं वो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि दे में लीड टू अ बूम और यहाँ पर आपका बस्ट, ठीक है। फ्लक्चुएशंस हो रही है इफेक्टिव डिमांड में, तो कैनिस क्या बोलते हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई देखो फ्लक्चुएशंस जो होती हैं वो क्यों हो रही हैं? हमारे एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड में। इफेक्टिव डिमांड क्या था? इफेक्टिव डिमांड था आपका कि भाई विलिंगनेस और एबिलिटी हमारे कंज्यूमर्स की कि वो परचेज करें गुड्स को एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। तो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं तो हमने देखा था कि एक्सपेंशन में तो डिमांड बढ़ रही थी, कॉन्ट्रैक्शन में कम हो रही थी। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी में मैक्सिमाइजेशन जहां पर हो रहा है प्रॉफिट्स का, ये हमारा बिजनेस है का एम होता है। तो एक हायर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो है वो बिजनेसेस में यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन करवाती है, ज्यादा आउटपुट, ज्यादा इनकम, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप कर जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर एग्रीगेट डिमांड आपकी कम है तो फिर आउटपुट आपका कम होगा, आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी कम होगी, इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स बेचने शुरू कर देंगे और सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स खरीदने लगेंगे जो कि इनकी वैल्यू इतनी जल्दी लूज ना हो, जैसे बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गया, यूएस डॉलर हो गया। तो कंपनीज ले ऑफ करना शुरू कर देती हैं, कंज्यूमर्स की जॉब चली जाती है और यहाँ पर वो चीजें सिर्फ वही खरीदते हैं जो बहुत जरूरी है, बाकी चीजें नहीं खरीद रहे हैं। तो बस्ट साइकिल जो है वो यहाँ पर इवेंचुअली क्या कर रही है? खुद ही रुक जा रही है जब प्राइसेस बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास अभी भी कैश है कि वो बाई अगेन कर सकते हैं। तो एक लंबा समय लगता है और यहाँ पर डिप्रेशन वाला फेज आ जाता है। अब डिफरेंस यहाँ पर जो हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में है, ठीक है, वही हमें अब बताएगा कि भाई नेट फॉरेन डिमांड क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो कंपोनेंट अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड का तो ये भी तो होगा ना नेट फॉरेन डिमांड। तो वेरिएशंस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में जो है वो भी बिजनेस फ्लक्चुएशंस लेकर आते हैं। तो जो ये टैरिफ वैरिफ का सिस्टम देख रहे हो अभी कितना ज्यादा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट तो आएगा ही, हम मना थोड़ी कर सकते हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। अगर आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आप नहीं मना करोगे, यू विल बी वेरी रैशनल हियर, ओके। तो यहाँ पर हमारे कंडीशंस ऑफ एक्सपेंशन या बूम जो है एंड डिक्रीज इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, इससे क्या हो रहा है? कंडीशन हमारे रिसेशन एंड डिप्रेशन की आएंगी। फ्लक्चुएशंस इन्वेस्टमेंट में, तो कुछ इकोनॉमिस्ट यहाँ पर बोलते हैं कि जो फ्लक्चुएशंस हो रही है इन्वेस्टमेंट में वो प्राइम कॉज है बिजनेस साइकिल्स का। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग यहाँ पर मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट होती है एग्रीगेट डिमांड की। इन्वेस्टमेंट्स कैसे फ्लक्चुएट कर रही हैं कि भाई प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस हमारे एंटरप्रेन्योर्स की क्या है। तो न्यू इन्वेंशंस जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स को भाई इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिलेगी, कोई नई, जैसे एआई है, अब एआई में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं तो ये कॉस्ट एफिशिएंट या फिर मोर प्रॉफिट इंड्यूसिंग हो गई। एंड यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कब बढ़ रही है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा लो है तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ रही है। एंड हमारे पास में इन्वेस्टमेंट शिफ्ट जो है वो क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है इन्वेस्टमेंट, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बदल जा रही है टू द राइट हैंड साइड, लीडिंग टू एन इकोनॉमिक एक्सपेंशन। और यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास में हमने देखा था ना इस तरीके से आईएस का जो ग्राफ है वो इधर की तरफ शिफ्ट कर जा रहा था और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो हम लेफ्टवर्ड साइड जाएंगे, तो ऑपोजिट इफेक्ट आएगा, कॉन्ट्रेक्शनरी हो जाएगा। तो वेरिएशन जो होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, फ्लक्चुएशंस जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आती हैं तो वो यहाँ पर इम्पैक्ट लेकर आती हैं एग्रीगेट डिमांड पर, और यहाँ पर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसके बाद में बिजनेस फ्लक्चुएशंस हमारी
बढ़ जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन सी हो गई, जो कि लार्जर स्केल पर हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज जो हैं ये हमारे बिजनेस साइकिल्स को भी यहाँ पर कॉज कर रही हैं। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी लोगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, टैक्सेस कम हो गए, तो ये हमारी डिमांड को बढ़ा रही हैं, राइट। एंड ऐसे ही अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देंगे या फिर टैक्सेस बढ़ा देंगे तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी। एंड सिमिलरली डिमांड से क्या इम्पैक्ट आ रहा था वो हमने देखा ही था। फिर आते हैं मनी सप्लाई पर। अब मनी सप्लाई जब बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो हमारी बढ़ने लग जाती है। तो ट्रेड साइकिल एक प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना है। तो अनप्लान्ड चेंजेस अगर हमारे सप्लाई ऑफ मनी में आ रहे हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन आ गया था, तो बिजनेस फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पर अगर सप्लाई ऑफ मनी हमारा बढ़ गया तो एक्सपेंशन आएगा एग्रीगेट डिमांड में। एंड यहाँ पर एक्सेसिव इंक्रीज जो है क्रेडिट का होने लगेगा और जो इन्फ्लेशन का यहाँ पर हमें नुकसान देखने के लिए मिल रहा था वो भी सेट ऑफ हो जाता है। अब कैपिटल जो है वो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर जो कंज्यूमर्स और बिजनेसेस हैं वो क्या कर सकते हैं, अब लोअर रेट्स पर बोरो कर सकते हैं, ज्यादा डिमांड आएगी, प्रोसेस रिवर्स होगा और यहाँ पर हमारे पास में इनिशिएट होगा रिसेशन। तो ओवरऑल वही सारी सिचुएशन है कि भाई मनी सप्लाई बढ़ा दी, मनी सप्लाई बढ़ा दी तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ गई तो यहाँ पर बिजनेसेस ने ग्रो करना शुरू किया, इसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर बोरो करना शुरू किया, फिर ज्यादा डिमांड हुई, डिमांड ज्यादा होने के बाद में एक टाइम आएगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो पिगो जो है इन्होंने देखा कि जो मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज हैं ये किसके ऊपर बेस्ड है, एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी एंड अफेक्टेड बाय अ वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। अब बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पर क्या सोच रही है कि आगे जाकर क्या सिचुएशन होगी, अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर बिजनेस जो है वहां पर फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिलती हैं। तो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बिजनेसमैन जो है बिजनेस फ्लक्चुएशंस उसका भी आउटकम होती है। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं अगर फ्यूचर मार्केट कंडीशंस को लेकर, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे एक्सपेंशनरी फेज देखने के लिए मिलता है। ऑपोजिट होगा जब एंटरप्रेन्योर्स पेसिमिस्टिक होते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जब रिड्यूस हो जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, इनकम हमारा कंजम्पशन ये सब भी डाउन टर्न ले रहे हैं एंड इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है। तो यहाँ पर शुभ स्कूम पीटर्स का इनोवेशन थियरी है जिसमें ये बोलते हैं कि जो ट्रेड साइकिल्स हैं ये कैसे आती हैं, क्योंकि इनोवेशंस हो रहे हैं। तो इनोवेशन जैसे जैसे यहाँ पर टाइम टू टाइम आते जाएंगे वैसे ही बिजनेस साइकिल्स भी चेंज होती हैं। कॉब वेब थियरी यहाँ पर जिसको निकोलस कार्ल्डर लेकर आए थे, इन्होंने बोला कि बिजनेस साइकिल्स कहाँ से आपकी रिजल्ट होती हैं, कि जो प्रेजेंट प्राइसेस हैं, ठीक है, वो हमारे प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी फ्यूचर डेट में। अब प्रेजेंट फ्लक्चुएशंस प्राइसेस में रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो फ्लक्चुएशन आपके आउटपुट में होते हैं और एम्प्लॉयमेंट एट सम सब्सिक्वेंट पीरियड। आज हो सकता है प्रोडक्शन हमने बढ़ाया बढ़ाया तो हमारी लेबर को लगा यार बहुत ज्यादा काम आ रहा है, किसी ना किसी को हायर करना पड़ेगा, बिजनेस में किसी को हायर किया गया तो एम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगा। आज जब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो सब्सिक्वेंट पीरियड्स में, तो यही चीज ये बोल रहे हैं कि जो कॉबवेब थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग आज के जो हमारे प्राइसेस हैं वो प्रोडक्शन यहाँ पर फ्यूचर में किसी ना किसी टाइम पर जरूर अफेक्ट करेंगे। अब आते हैं एक्सटर्नल कॉसेस पर। इंटरनल कॉसेस में हमने क्या क्या देखा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, मनी सप्लाई होती है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में वेरिएशंस, फ्लक्चुएशंस हमारी इफेक्टिव डिमांड में और हमारी इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अब हम आएंगे एक्सटर्नल कॉजेस। तो जैसे कि यहाँ पर वॉर हो गया, इंडो पाक वॉर हुआ था, हमने देखा था 1962 के अराउंड, यहाँ पर 1966 में इंडो चाइना वॉर हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में दिक्कत आ रही है। मैंने वैसे उल्टा बोल दिया, यहाँ पर इंडो चाइना वॉर जो हुआ था जिसे हम सिनो इंडिया वॉर भी बोलते हैं, आपका 1962 में हुआ था और दूसरा वाला आपका 1965 के अराउंड हुआ था जो थोड़ा चला था लंबा। तो यहाँ पर वॉर की बात करते हैं, तो वॉर टाइम्स में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन जो है वॉर गुड्स का वो होगा, जैसे वेपन्स बनेंगे, आर्म्स बनेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कंट्री के ज्यादातर रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा इनके प्रोडक्शन के लिए, या फिर हमें परचेज करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अब प्रोडक्शन यहाँ पर फॉल जब आएगा हमारे कंज्यूमर गुड्स में और बाकी सभी गुड्स में,
तो इससे इनकम यहाँ पर कम होगी, प्रॉफिट्स कम होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जाती है लोगों की, और कॉन्ट्रैक्शन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, अब वॉर के बाद में धीरे धीरे हम रिकंस्ट्रक्ट करने चले जाते हैं, लेकिन कोई भी वॉर एक कंट्री को काफी साल पीछे ले जाता है, तो हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस जो हैं वो बिल्ड किए जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर दोबारा से शुरू की जाती है, तो हमारी जो यहाँ पर इफेक्टिव डिमांड है वो भी धीरे धीरे पुश की जाती है, तो यहाँ पर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम फिर बढ़ने लगेंगे। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स की बात करें तो यहाँ पर जब भी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है वो प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को यहाँ पर लेकर आती है। इसीलिए आपने देखा होगा दो प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशली, एक तो सबसे पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी और दूसरे राजीव गांधी जी, ठीक है, इन दोनों ने बहुत ज्यादा बात किया कि भाई हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आना है, आईटी सेक्टर में पुश देना है, डिजिटल इंडिया को पुश देना है। तो ये दो हमारे जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स थे, इन्होंने बहुत बड़ा पुश दिया इसको। तो यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए, एक्सपेंशन होता है एम्प्लॉयमेंट का, इनकम का, प्रॉफिट्स का, बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को। तो जैसे यहाँ पर मोबाइल फोन्स आए तो टेलीकॉम इंडस्ट्री यहाँ पर आ गई है ना, इसमें यहाँ पर एक बूम देखने के लिए मिला, एक्सपेंशन हुआ प्रोडक्शन का, एम्प्लॉयमेंट का, इनकम का, प्रॉफिट्स का, और एक नई तरह की इकोनॉमी यहाँ पर बनकर आने लग गई जो कि इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी, और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये लोग। तो नेचुरल फैक्टर्स की बात करते हैं, वेदर साइकिल्स ने फ्लक्चुएशंस लेकर आए एग्रीकल्चर आउटपुट में, तो इनस्टेबिलिटी आई इकोनॉमीज में, और कुछ यहाँ पर हमारे पास में जो इकोनॉमीज है जो कि मेनली एग्रीगेरियन है, ठीक है, उसमें हमें स्पेशली चेंजेस देखने के लिए मिलता है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस बार पूरा, आपने देखा होगा आई थिंक जून जुलाई से बारिश शुरू हुई थी, जुलाई से बारिश शुरू हुई थी, जुलाई से अक्टूबर आ गया, बारिश रुकी नहीं रही है नॉर्थ इंडिया में, कभी थोड़ा रुकेगी भी 1-2 हफ्ते के लिए, फिर से शुरू हो जाती है ना। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर आउटपुट पर इम्पैक्ट आने वाला है इस चीज का। तो इन द इयर्स व्हेन देयर आर ड्रॉट्स और एक्सेसिव फ्लड्स, एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। तो रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर आउटपुट से इनकम्स जो है हमारे फार्मर्स की कम हो जाती हैं, डिमांड फिर इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए भी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन फूड प्रोडक्ट्स का जो है वो भी यहाँ पर कम है, तो हमारे जो फूड प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं, एंड दस यहाँ पर इनकम जो अवेलेबल है फॉर बाइंग इंडस्ट्रियल गुड्स वो भी कम हो रही है, और रिड्यूस डिमांड हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए इंडस्ट्रियल रिसेशन ला रही है। फिर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे इंडिया की मार्केट है, अब मैक्सिमम लोग इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लाना चाहते कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, डेफिनेटली दैट इज आल्सो अ वेरी बिग फैक्टर, बट आल्सो वी कैन नॉट फॉरगेट दैट वी हैव सच अ बिग पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, राइट। तो ग्रोथ जब यहाँ पर बहुत हाई होता है देन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो लेसर सेविंग्स होती हैं, और कम सेविंग्स में हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं, और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कम होता है, और लेसर एम्प्लॉयमेंट और इनकम से इफेक्टिव डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और स्लो डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखने के लिए मिलता है। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में इतना ब्रेन ड्रेन क्यों होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर इतनी ज्यादा लेबर प्रेजेंट है जो हमारे टैलेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, तो उन्हें टैलेंट की तरह तो ट्रीट किया जाता है, हम तो यहाँ पर लेबर की तरह ट्रीट होते हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जैसे लाखों लोग हैं जितने, चलो अब तो ये सब चलता ही रहेगा। अभी हम एक बात कर लेते हैं कि देखो वीडियोस आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, है ना, तो प्लीज लाइक कर दिया करो वीडियोस देखने के बाद में। लेक्चर अगर नहीं पसंद आ रहे तो कमेंट कर कर बता दो कि क्या चीज नहीं पसंद आई है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो कमेंट्स होते हैं ना, कभी कभी आप भी थोड़े से डिसेंट रहोगे, मतलब अच्छे से एक आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आएगा, डेफिनेटली मैं उसको फॉलो करूंगी। कुछ और चाहिए तो वो भी बता सकते हैं आप लोग, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलना। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पर ना कभी कभी लोगों को बता सकते हो कि आरपी एकेडमी से वो लोग पढ़ सकते हैं, तो आप सिर्फ एक बार ना नाम भी लिख दोगे तो चलो ठीक है चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ना ज्यादातर जितने भी टेलीग्राम चैनल्स हैं दे माइट लुक न्यूट्रल, बट वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली सिर्फ नाम ही लिख सकते हो, उससे ज्यादा कुछ मत करना वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।